हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अच्छा, मैं अभी थोड़ा ऊपर छत पे आया हूँ, वॉक कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ कोई वीडियो वगैरह जो है ना मैं शेयर कर लेता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन एयरक्राफ्ट के हवाले से। चलो कुछ ना कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो मैं ये बात बता रहा था कि आप लोगों ने ना गौर करनी है बातों पे, ठीक है? तो वीडियो पे नहीं करनी, बातों पे गौर करना है। तो नंबर वन चीज़ ये कि जहाज़ के हवाले से मैंने बात करनी थी कि अभी भी एक जहाज़ उड़ रहा है। तो ये कि जहाज़ों की फ़ील्ड अच्छी है। मैंने अपने बारे में मैं बता दूं कि मैंने तकरीबन पहले मैंने की थी एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने की बीएससी डबल मैथ स्टैटिस्टिक्स के साथ, सही है। उसके बाद मैं आ गया, यानी इसी में आपके सवालों के जवाब भी छुपे हुए हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने तो थोड़े बहुत काम किए। फिर मैंने पीआईए में जॉब की। पीआईए में मैंने जब की तो मेरे पास बीएससी भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी की हुई थी। और 1995 में मैंने जॉब की पीआईए में। तो मैं ये बता रहा था कि जब मैंने जॉब की ना, तो वहाँ मैंने जॉब की एज ए 3 साल की पीआईए में अप्रेंटिसशिप की। तो ये जो एयरलाइन की फ़ील्ड है ना, ये अच्छी फ़ील्ड है। आप इसका अच्छा, उसके बाद मुझे मैंने उसमें जो मेन है 2 तरह की ट्रेड होते हैं ना, एक एवियोनिक्स होता है, एक एरोस्पेस होता है। अच्छा, अप्रेंटिसशिप 3 साल का कोर्स होता था पीआईए में उस टाइम पे, 1996 की बात है। तो उसमें 1 साल थ्योरी होती है और बाकी 2 साल प्रैक्टिकल जो है ना वो एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें अच्छा, फिर मैं साथ ही अच्छा अप्रेंटिसशिप जब मैंने की तो मुझे एक चीज़ भी नहीं पता थी। अच्छा, अब अप्रेंटिसशिप जहाज़ के जो होते हैं ना, उसके अंदर अल्लाह भला करे 2 तरह की जो है ना वो चीज़ें होती हैं, ट्रेड होते हैं। मेनली 2 बड़े ट्रेड होते हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेन होते हैं, एक एवियोनिक्स का ट्रेड होता है और एक होता है एरोस्पेस का। जो एवियोनिक्स का जो ट्रेड होता है ना, उसके अंदर हम एयरक्राफ्ट के बिजली के बारे में सब चीज़ें जो है ना हम पढ़ते हैं एवियोनिक्स के ट्रेड में। तो अब मैं अपनी राम कहानी सुनाऊंगा, तो उसी में ना आपको बाकी चीज़ें भी जो है ना पता चलती जाएंगी और मेरी वॉक भी पूरी हो जाएगी। डेली का 1 घंटा वॉक करना होता है। वॉक करो तो वीडियो रह जाती, वीडियो करो तो वॉक रह जाती। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, वो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, वो मेरी सर्दी गर्मी के साथ अकोमोडेट करेंगे, ठीक है? मैं ये समझता हूँ जो भी नॉलेज वगैरह होता है ना, वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। वो आप कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें एक्सपोज़ करूँगा, एक्सपोज़ भी करूँगा, एक्सप्लोर भी करूँगा कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी ना, मतलब एटलीस्ट आपके लिए नहीं तो आपकी न्यू जनरेशन के लिए। यानी वो चीज़ें जो मैं मतलब जो लोग इधर उधर दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, मैं वो बातें ओपन करूँगा। मैंने नहीं, कोई चीज़ छुपानी नहीं है आप लोगों से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूं, मैं सुनाऊं और आप सुने। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग एक तीर से एक निशाना करते हैं, मैं एक तीर से कई कई निशाने करता हूं, ठीक है? वो चीज़ें आपको मेरी आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अप्रेंटिसशिप के अंदर 2 मेनली डिपार्टमेंट होते हैं कि आप जब मैंने वहाँ पे ना एक जगह एक दफ़ा मैं नया मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने उनसे, मुझे इंजीनियर बनने का बड़ा शौक़ था। शौक़ क्या था, शौक़ था। तो मैं वहाँ पे चला गया। तो जब मैं मेरा इंटरव्यू वगैरह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इंटरव्यू से भी मुझे कामयाबी दी। बहुत टफ़ इंटरव्यू होता है और बहुत कम लोगों की मेरिट पे सिलेक्शन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेरिट पे सिलेक्शन हो गई। मेरे अब्बू एयर फोर्स में थे, थोड़ा बहुत जहाज़ों का नौहा थी, ज़्यादा नहीं पता था। बहर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनके दिल में रहम आया।
इंटरव्यू भी पास हो गया, वो टेस्ट भी पास हो गया, कैलकुलेशन मैथ वगैरह मेरी अच्छी थी। इसकी वजह से भी मुझे उन्होंने बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक सवाल दिया था, मैंने कर दिया। और भी मेरे मैथमेटिक्स अच्छी थी, कर लिए मैंने। तो कहने का मकसद है, एरोस्पेस के अंदर दो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एवियोनिक्स, यानी बिजली का, और एक होता है एरोस्पेस। अच्छा, एवियोनिक्स ट्रेड जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि बिजली एयरक्राफ्ट की जितनी बिजली का सिस्टम है उसके बारे में बताया जाता है। अब मैंने अब उसमें चॉइस करनी थी कि आपने एरोस्पेस लेना है कि एवियोनिक्स। तो मैंने एवियोनिक्स कह दी, क्योंकि मुझे शुरू से वाइट कलर का शौक़ था। मैंने कहा कौन इतनी भारी भारी चीज़ें मैकेनिकल उठाए, मैंने एवियोनिक्स को ही तरजीह दी। तो एवियोनिक्स के अंदर होता मेनली ये है कि जैसे एयरक्राफ्ट है, जैसे जंबू है, 747 है, उसमें 4 इंजन होते हैं। 777 उसमें बोइंग 777 होते हैं, उसमें 2 इंजन होते हैं। और इसके अलावा एयरबस A330 उसमें 2 जहाज़ होते हैं एयरबस की। A340, A350, एयरबस A380 डबल डेकर आया, उसके अंदर 4 इंजन होते हैं। बोइंग 747 में 4 इंजन होते हैं। होता है क्या है कि जनाब, जब ये जहाज़ चलता है ना, तो उसमें चलते हैं ये इंजन 4। जब इंजन चलते हैं तो क्या होता है कि उससे बिजली पैदा होती है, उसी इंजन की पावर को लिया जाता है और उससे बिजली पैदा की जाती है। वो बिजली जो पैदा होती है वो वहाँ से सारे जो है ना पूरे एयरक्राफ्ट को, वो जो केबल 115 वोल्ट एसी होता है, 400 हर्ट्स होते हैं, वो पूरे एयरक्राफ्ट को वो पावर जाती 4 इंजन से। अगर 2 हैं तो 2 इंजन से, 2 इंजन या 1 इंजन राइट साइड पे होगा, 2 इंजन लेफ़्ट साइड पे। फ़र्ज़ करो 4 इंजन है, 2 राइट में 2 लेफ़्ट में। उन सब की जो पावर फीडिंग केबल्स वगैरह होती हैं वो जाती हैं एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स डिपार्टमेंट में। एवियोनिक्स का एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ सारी केबल पावर आती है। वहाँ पे फिर जो है ना उसकी पावर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वहाँ से वो फिर पावर पूरे एयरक्राफ्ट को सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, बीच में जहाज़ भी गुजरते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टम है एवियोनिक्स का, इसके अंदर बड़े अच्छी है, इसमें आपको वायरिंग वगैरह की क्रिम्पिंग आनी चाहिए। और इसके अंदर इसमें फिर ये एयरक्राफ्ट का एवियोनिक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, LRUs बोलते हैं, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स। ये LRUs वहीं पे होते हैं कॉकपिट के एवियोनिक्स के डिपार्टमेंट में, जो कि कॉकपिट के साथ ही होते हैं। अगर आप 747 की बात करें तो जैसे हम अंदर एंटर होते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो अलग, वो डाउन साइड पे कार्गो वाली साइड के ऊपर ना वो कंपार्टमेंट होता है। इतना काम किए अच्छा। और इस एयरबस का अलग अलग इनकी लोकेशन होती है, लेकिन ज़्यादातर कॉकपिट के करीब करीब होते हैं। यहाँ से फिर जनाब इसके अंदर होते हैं LRUs बोलते हैं, वो LRUs वगैरह उनसे डिफरेंट सिस्टम के LRUs होते हैं, उन्हीं से वायरिंग जो है वो जाती है कॉकपिट में। कॉकपिट में सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स, जब कोई सिस्टम हमने, जैसे फ़र्ज़ करें कि वाटर हीटिंग सिस्टम है तो नहीं चाहिए तो हम उसकी CB निकाल देंगे वाटर हीटिंग की। या जिस तरह पीटोट सिस्टम है, बेशुमार सिस्टम्स होते हैं ना, बेशुमार। तो वो सुपर जितने होते हैं ना, सारे सर्किट ब्रेकर्स वगैरह लगे होते हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर TRU ट्रांसफ़र, ये TRUs वगैरह होते हैं जो कि इस AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर्स लगे होते हैं जो DC जो होती है, DC करंट को जो है ना वो AC में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगी होती हैं। तो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एवियोनिक्स के लिहाज से आप लोगों को वायरिंग की क्रिम्पिंग आनी चाहिए, वायरिंग सप्लाई और डिफरेंट मतलब LRUs का नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जितने ये
एवियोनिक्स के साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उस डिजिटल का भी आ जाता है और उसमें इंस्ट्रूमेंट का भी आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट सिस्टम होता है, नहीं सारे इसमें कॉकपिट के अंदर छोटे छोटे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें होता है जैसे कंपास हो गया, जैसे VSI वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर हो गया, एयर स्पीड इंडिकेटर हो गया, मैक नंबर हो गया। फिर आजकल जो कॉकपिट्स में आ रही हैं प्राइमरी PFD प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले और ND नेविगेशन डिस्प्ले, दो प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले होते हैं लेफ़्ट साइड पे, दो राइट में होते हैं। मल्टीपल फंक्शनल डिस्प्ले MFD और इसके अलावा ECAS, इस किस्म के सिस्टम होते हैं। छोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे होते हैं। ये बड़े जो है ना ये डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं। तो ये जो डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं इनके अंदर सारे सिस्टम आते हैं। जैसे फ्यूल का सिस्टम है, तो जो फ्यूल है जैसे राइट टैंक और लेफ़्ट टैंक जो होते हैं उसके अंदर फ्यूल का सिस्टम होता है। वहाँ उसके अंदर फिर कैपेसिटर टाइप के लगे होते हैं, जैसे फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटिंग सिस्टम होता है। यानी उसके अंदर क्या होता है, हर फ्यूल टैंक्स के अंदर राइट और लेफ़्ट फ्यूल टैंक्स के अंदर भी इंडिकेटर सिस्टम लगे होते हैं। यानी वहाँ मेजरिंग करते हैं, मेजरिंग डिवाइस होती है और बहुत सी चीज़ें होती है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें इसके अलावा बैटरीज़ होती हैं, मेन बैटरी होती है। यानी अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर इंजन की पावर चली जाती है या एक इंजन बंद हो जाता है तो तब भी वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बैटरी होते हैं, ठीक है। निकल कैडमियम की बैटरीज़ होती हैं। हर एयरक्राफ्ट में किसी में 2 होती हैं, किसी में 3 होती हैं, अब आजकल वालों में तो और भी ज़्यादा हो गई हैं। तो वो बैटरी सिस्टम क्या होता है, वो 28 वोल्ट DC पैदा करते हैं। वो इतना होता है कि वो लाइटिंग शाइटिंग कर लेते हैं। जो मेन या जो मेन पावर्स होती हैं जहाज़ की, वो चलाने के लिए काफ़ी होती हैं। तो ये नहीं कि या कंट्रोल सर्विसेज को जो एयरक्राफ्ट की कंट्रोल सर्विसेज जो होती है उनको चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। सही है, ये तो हो गया बिजली की चीज़ें। अब मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब एवियोनिक्स में आते हैं। इसके अलावा इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम, यानी जब आप जहाज़ के अंदर बैठते हैं, तो जो जहाज़ के अंदर बैठते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके सामने वो आते हैं जो मॉनिटर्स वगैरह रखे होते हैं, उन सारे के ऊपर आप मूवीज़ होती हैं, 4000 से ज़्यादा मूवीज़ होती हैं, इंटरनेट होता है। इसके अलावा आपको मैप्स वगैरह नज़र आते हैं, लैंडिंग वगैरह सब चीज़ें वो नज़र आती हैं, डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, एयर शो, ये सब चीज़ें जो होती है IFE में आ जाती हैं, इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम। उसमें जब आप बैठे होते हैं एयरक्राफ्ट में, तो आपको मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं, इंटरनेट वगैरह होते हैं। इसके अलावा आप जो ये सारी जो लाइटिंग वगैरह होती है, लाइट्स, ये सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाती है। तो मैं इन सब का इंजीनियर था। मैं ना सिर्फ इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम का इंजीनियर था, इसके अलावा जो फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास की जितनी सीट्स वगैरह होती हैं उनके भी मैं मेंटेनेंस करता था अल्हम्दुलिल्लाह। नॉलेज है सब अल्हम्दुलिल्लाह, नॉलेज सब अपनी जगह होता है। और लाइन मेंटेनेंस में मैं काम करता था एमिरेट्स एयरलाइन में। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन नॉलेज जो होते है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। डिग्रियाँ अपनी जगह है, मैंने लाइफ में सिर्फ डिग्रियाँ नहीं जमा की अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब डिग्रीज़ के साथ साथ मैंने नॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है। तो एक ये ट्रेड, दूसरा हो गया एरोस्पेस। एरोस्पेस के अंदर तो इंजन आ जाते हैं, फिर एयर फ्रेम का सिस्टम आ जाता है। इंजन एंड एयर फ्रेम होता है एक्चुअली एरोस्पेस। एयर फ्रेम ये नहीं, उसमें पूरी बॉडी जो होती है, स्किन होती है उसके ऊपर, डेंटिंग पेंटिंग और ये सब चीज़ें जो उसकी मेंटेनेंस वगैरह होती है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। इसके अलावा इंजन वगैरह आ जाते हैं। इस तरह की जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं वो सब एरोस्पेस में आती है। कंट्रोल सर्विसेज वगैरह ये भी सब मैकेनिकल में आ जाता है। तो ये सब, अच्छा, तो ये सब एरोस्पेस में। तो ये तो चीज़ें हो गई एवियोनिक्स और एरोस्पेस में क्या चीज़ें। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि मतलब एटलीस्ट
आपने कोई भी फील्ड में जा रहे हो तो एटलीस्ट जो है ना आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके जो है ना आपने कहाँ जा रहे हैं, कौन सी फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं और उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं। मेन मेरा मकसद ये होता है कि आपको जो है ना आपको अपने नफ़ा और नुकसान के बारे में पता चले। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ मैं बाहर एंजॉय करूँ माशाल्लाह। मुझे पता नहीं आप लोग कैसे रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई, चीज़ें तो बेतहाशा हैं। अच्छा, वहाँ से मैंने ये जब ये दी उसके बाद फिर मैं इंस्ट्रूमेंट शॉप में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। जब 1 साल थ्योरी मैंने पढ़ी, 72% के 75% मैंने हासिल किए। इसके अलावा मैंने बीच में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पार्शियली क्वालिफाइड हूँ, इसलिए अकाउंटिंग का भी मुझे नॉलेज है। इसके अलावा मैंने मास्टर इन इकोनॉमिक्स किया, तो ये चीज़ें भी हैं उसका फिर और ज़िक्र करूँगा। मतलब मुझे वैसे ही यूँ समझिए कि मुझे शौक़ था पढ़ने का, हर चीज़ थ्योरी डिस्कवरीज़ का क्या-क्या, मतलब मैं देखूँ कि दुनिया होती कैसे है। तो जहाज़ों के बारे में कहता था कि पता नहीं ये लोग खुद एटम बनाते होंगे। जब वहाँ गए तो देखा कोई कुछ नहीं बना रहा। मेंटेनेंस कर रहे हैं कि एक चीज़ ख़राब हो रही है तो इधर से जो वहाँ से निकाल के नई चीज़ लगा देंगे, रिप्लेस कर देते थे। मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर ये सारा जो सिस्टम है बोइंग का है या 777 का, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं सारे। वो बोइंग कंपनी की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके मुताबिक ही पार्ट्स रिप्लेस किए जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि यहाँ जैसे आप लोग करते हैं कि जो मर्ज़ी कर लिया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे गाड़ियों में तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना कि अगर होंडा का गाड़ी है तो आप उसमें टोयोटा के आइटम लगा लें या कुछ भी रद्द-बदल कर सकते हैं, पुरानी गाड़ी के लगा लें, पुराने मॉडल के नहीं। इसमें एयरक्राफ्ट के अंदर आपको जो भी आइटम है, जो भी, वो आपको सेम वही लगाना पड़ता है। देखें, जो अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करूँगा ना तो उसको कहते हैं आईपीसी, इलस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग। तो वो वाले जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना आपने वही लगाने हैं जो कि एयरक्राफ्ट के लिए जो बोइंग के मैन्युफैक्चरर ने आपके लिए डिज़ाइन किया होगा, तो वही पार्ट्स लगते हैं, कोई दूसरे नहीं लग सकते। और बड़ी हर चीज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा केयर होती है, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं होता कि आप कोई हर हर इवन वायर की क्रिम्पिंग करेंगे ना, उसका भी आईपीसी मतलब इसके अलावा एक होते हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, वो एक अलग बुक होती है, एक मैनुअल होता है, उसके अंदर बाकायदा बताते हैं कि भाई ये एक तरीका इख्तियार करना है। अगर आपने वायर की क्रिम्पिंग करनी है तो इस तरह करनी है, फ़लाँ टूल यूज़ करने हैं, वायर की क्रिम्पिंग फ़लाँ स्पेसिफिकेशन के, उनकी एक एक चीज़ जो होती है वो मेंशन की होती है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ से वायर की क्रिम्पिंग कर लें। तो बात ये कि जब मैंने अप्रेंटिसशिप ख़त्म की उसके बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट शॉप के अंदर पीआईए के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ भी बस अब जहाँ-जहाँ से जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ-जहाँ से गुज़रे याद आता है वो वक़्त। तो इंस्ट्रूमेंट में मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। मैं डिफरेंट, अच्छा मेरे अंदर गंदी आदत थी कि मैं ना कहीं टिकता नहीं था, वो तो आदत अभी भी है कि कहीं भी एक जगह ना एक ज़्यादा टाइम मैं रुका नहीं। तो वहाँ पे मेरा पहले ट्रांसफ़र हुआ अम, एयर डाटा सिस्टम, वहाँ पे अटैक अटैक 4000, हाँ, वो एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही था, वहीं पे ना बस उसमें वो देखते थे। वो एक अटैक 4000 था, उसमें क्या होते थे जितने एलआरयूज़ वगैरह होते हैं ना, ये बोइंग 777 के, बोइंग 777 के आते थे, उन सबको ना वहाँ पे अटैच किया जाता था। और उसके बाद क्या होते थे, उसकी मेजरमेंट की थी, आपकी जितने आइटम होते हैं ना, ये जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह आते थे, जो मैंने कहा आपको कंप्यूटर जहाज़ में लगे होते हैं, उन सब की जो है ना वो होती है टेस्टिंग। उनके डिफरेंट पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, मैनुअल्स होते हैं उसके, फिर वो फ़लाँ टेस्ट करते हैं और उसमें कोई टेस्ट फ़ेल हो जाए, कोई इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं कि फ़लाँ चीज़ की रेजिस्टेंस चेक करो, फ़लाँ चीज़ की रेजिस्टेंस चेक करो, फ़लाँ पार्ट्स की जो है वो वोल्टेज चेक करो।
फलां पार्ट, ये नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल ऑटो पायलट का एक कंप्यूटर है। अब वो कंप्यूटर आप पाकिस्तान में कह रहा हूँ चेक करना है। फ़र्ज़ करें वो आपने अब चेक करना है ना, अब आप जहाज़ पे तो नहीं उड़े। अब वो ऑटो पायलट में क्या होता है कि वो जब जहाज़ उड़ता है, वो खुद से जनाब 3 ऑटो पायलट कंप्यूटर होते हैं, ठीक हो गया। अब वो जनाब जहाज़ उड़ा है, उसके बाद उसने कैप्टन जो होते हैं, वो वहाँ पे एक होता है मोड कंट्रोलर पैनल, MCP 747 के लिहाज से बात कर रहा हूँ, किसी भी जहाज़ के सिस्टम मिलते जुलते हैं। उसमें वो सेट कर देगा कि भाई ऑटो पायलट का एक एंगेज का स्विच होता है, उसको वो कर देगा एंगेज कि भाई अब ये एयरक्राफ्ट, और वो एकदम से नहीं करते, पहले थोड़ा जहाज़ को उड़ाते हैं, जब क्रूज़ में आ जाता है, रिदम में आ जाता है ना, उसके बाद उसको वो कर देते हैं ऑटो पायलट के अंदर एंगेज कर देते हैं, ठीक हो गया। अब वो जब ऑटो पायलट सिस्टम में एंगेज कर दिया ना, अब वो जनाब क्या होगा, अब जहाज़ ने अगर राइट मुड़ना है, ऑटो पायलट उसको बोलेगा भाई राइट मुड़ जा, वो राइट हो जाएगा, और लेफ़्ट मुड़ना हो लेफ़्ट, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। तो ये सब चीज़ें खुद से होती हैं, इसको बोलते हैं ऑटो पायलट सिस्टम। अब कैप्टन साहब जनाब आराम से चाय पी रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहा होगा, गपशप करेगा, जहाज़ जनाब उड़ रहा है। अब ये होता है 20-24 घंटे के सफ़र भी होते हैं, कैप्टन साहब आराम से चाय पिए, खाए पिए, कुछ कोई इशू नहीं है। वो वहाँ पे जहाज़ जो है वो अपनी मज़े से चल रहा होगा, कोई कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे चल रहा है। हाँ, चल कैसे रहा है? चल ऐसे रहा है कि उसके अंदर एक और चीज़ होता है, उसको बोलते हैं फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? जो फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, वो उसके अंदर पूरा मैप दिया होता है कि तुमने, अच्छा ये वे होते हैं, वे पॉइंट बोलते हैं इसको, जो होते हैं ना, जैसे अगर आपने एक नक्शा बना लो ना, ABCDE या 1 2 3 4 10 वे पॉइंट दे दी। अब वो उसको जहाज़ को बताएगा कि भाई तुमने वे पॉइंट नंबर 1 पे जाना है, फिर 2 पे जाना है, फिर 3 पे जाना है, इतने टाइम में जाना है, इस स्पीड से जाना है, इतने टाइम में जाना है, और फिर वहाँ से मुड़ के 2 पे जाना है, फिर 3 पे जाना है। वो पूरा एक नक्शा दिया होता है। वो जनाब जब कैप्टन साहब बैठते हैं जहाज़ पे ना, वो जहाज़ में फ़ीड भी होता है, और वो जनाब उसको बोलते हैं कि भाई वो मैंने जैसे अब यहाँ से जाना है, जैसे अमेरिका या कनाडा, वो जहाज़ के अंदर वो फ़ीड कर देगा कि भाई ये मैंने अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। उसका वो जो सिस्टम है उसमें फ़ीड कर देगा कि ये जगह से मैंने जाना है। उसके बाद जनाब जहाज़ जब एक दफ़ा वो टेक ऑफ कर देगा, क्रूज़ में आ गया, उसने उसके हैंडओवर कर देना है कि भाई ऑटो पायलट से कहना है कि भाई तुमने जहाज़ को अब चलाना है खुद ही, ठीक है। और को पायलट उसके साथ बैठा होता है। कैप्टन की पावर को पायलट से ज़्यादा होती है, ज़्यादा मसला हो जाए तो कैप्टन टेक ओवर करेगा सब चीज़ों पे, ठीक है। और जब मर्ज़ी अगर कैप्टन मुदाखलत करें तो वो जो कैप्टन अगर मुदाखलत करे तो वो ऑटो पायलट सिस्टम को टेक ओवर कर सकते हैं। ऑटो पायलट तो एक ये है ना कि जैसे क्रूज़ सिस्टम पे गाड़ियाँ हम चलाते हैं, यानी वो खुद ही चल रहा है जहाज़, लेकिन जहाँ ज़रूरत पेश आएगी तो कैप्टन साहब उसमें मुदाखलत कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये है कैप्टन जनाब मुदाखलत करके टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर को पायलट चला रहा है, कैप्टन चाहता है तो वो कैप्टन कह सकता है कि कैप्टन की अथॉरिटी ज़्यादा होती है, सही है। और साथ वाला जो को पायलट होता है या फर्स्ट ऑफिसर होता है, उसकी थोड़ी सी कम होती है। लेफ्ट साइड पे कैप्टन होता है, राइट साइड पे को पायलट होता है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। तो कहने का मकसद है कि ऑटो पायलट सिस्टम जो होता है वो पूरा जहाज़ चला रहा होता है ड्यूरिंग क्रूज़, वो मर्ज़ी होती है कैप्टन की। और उसके अंदर जो उसको रास्ते बताता है वो फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम बताता है, वो उसको पता होता है फ़्लाइट मैनेजमेंट। अच्छा, फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम को पता होता है कि कितना इंजन थ्रोटल देना है, उसको कम पे चलाना है, ज़्यादा ज़्यादा थ्रोटल देनी, ज़्यादा पावर यूज़ करनी, कम कहाँ ज़्यादा।
क्रूज़ के ऊपर जाके कम पावर यूज़ होती है इंजन की, ठीक है। कौन सा इंजन से ज़्यादा पावर लेनी है, सब तकरीबन बराबर ही नॉर्मल चल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब ऑटो पायलट जब हवा में होता है उसको तो जनाब बताते हैं, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, और और इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर होता है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें जहाज़ के अंदर क्या होता है कि ऑटो पायलट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम उसको बताता है कि भाई तुमने जहाज़ को राइट करना है, लेफ़्ट करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, और ऑटो पायलट उसके मुताबिक जहाज़ चला रहा होता है। और उसके अलावा फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम उसको बताता है कि तुमने करना क्या है, किस रास्ते से जाना है, तो डायरेक्शन फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम उसको दी। अच्छा, जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं तो जनाब जहाज़ जब अपनी मंजिल पे पहुंचने लगता है तो फिर कैप्टन टेक ओवर कर लेता है जहाँ उसको ज़रूरत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ माशाल्लाह बहुत सेफ़ चीज़ है। मैं कोशिश आपको करूँगा, बहुत सी चीज़ें मैं आपके शेयर करूँगा, हम सुनाएंगे और आप सुनेंगे। अच्छा, अब रहा मसला ये कि जनाब ये तो जब हवा में ऑटो पायलट सिस्टम चल रहा है, ऑटो पायलट कंप्यूटर सारे काम कर रहे हैं, वो तो समझ आ गई है। भाई ग्राउंड के अंदर क्या करना है, अब ग्राउंड में उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। अब ग्राउंड के अंदर उसको हम बताते हैं कि पुत्र इधर अब तुमने करना ये है, जैसे जहाज ने राइट मुड़ना है, उसको हम एक सिग्नल दे देंगे कि भाई तुमने राइट मुड़ना है। तो वो राइट के बाद उसके ऊपर कौन कौन से सिग्नल आते हैं, उस पर क्या वोल्टेज आती है, क्या उसके रेजिस्टेंस होते हैं, क्या उसकी रीडिंग्स होती है, क्या उसकी डिग्रीज होती हैं, वो सारे मेजरमेंट्स कंप्यूटर के ज़रिए से, अटैक 4000 एक कंप्यूटर था जो मेन सिस्टम है, उसके ज़रिए से वो सारी चीज़ें चेक हो रही होती हैं कि अच्छा हाँ भाई उस टाइम वोल्टेज 10 डिग्री होना, 10 वोल्ट होना चाहिए, उस टाइम पे एंगल 3 डिग्री होना चाहिए। तो वो 3 डिग्री से 4 डिग्री होगा तो एकदम से वो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब फ़लाँ चीज़ की वजह से वो टेस्ट फेल हो रहे हैं, इसका मतलब उस चीज़ को ठीक करो। तो इस तरीके से जो कोई आइटम, अगर कोई कंप्यूटर अगर अनसर्विसेबल हो जाए ड्यूरिंग फ़्लाइट, उसकी रिपोर्ट होती है। वो पहले लॉग बुक के अंदर लिखेगा कैप्टन के भाई, टेक्निकल लॉग बुक होती है अंदर, और केबल लॉग बुक होती है जो बाहर यूज़ होती है। तो टेक्निकल लॉग बुक के अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई ये जहाज़ जो है ना, इसमें ऑटो पायलट सिस्टम काम नहीं कर रहा। नीचे आके जनाब उसको क्या करेंगे, वो कैप्टन लिखेगा लॉग बुक में, वहाँ से इंजीनियर देखेगा, इंजीनियर उसके बाद उस कंप्यूटर को चेंज कर लेगा ऑटो पायलट वाले को, और उसकी जगह नया कंप्यूटर लगा लेगा जो शॉप से आया होगा। उसके बाद वो इसको शॉप में भेज देगा, और शॉप में आके उसकी मेंटेनेंस होगी, रिपेयर करके उसको दोबारा वो इंजीनियर उसको सर्टिफाई करते हैं, और सर्टिफाई करके दोबारा जब सर्विसेबल हो जाता है, टेस्ट पास हो जाते हैं, दोबारा फ़्लाइट पे जहाज़ पे भेज देते हैं। दोबारा वो स्टोर में जाते हैं, और जैसे ही फिर दोबारा कभी जैसे उनको ज़रूरत होती है कि कंप्यूटर लगाना है, तो उसी टाइम के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, वो जब कंप्यूटर लाइन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो जब उनको जैसे कोई, अब फ़र्ज़ करें कि रिपोर्ट वो पढ़ते हैं इंजीनियर्स, लाइन मेंटेनेंस में देखते हैं जनाब फ़लाँ जहाज़ का ऑटो पायलट सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर ख़राब है, तो नया कंप्यूटर लेते हैं, वो रिप्लेस करके लगा लेते हैं। और जब काम से, तो उसके बाद वो एयरक्राफ्ट का अपना टेस्ट होता है, ऑपरेशन टेस्ट होता है। तो वो एयरक्राफ्ट के ऊपर बाकायदा उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके दोबारा फिर उसको शॉप भेज देते हैं, और टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जहाज़ उड़ जाता है। तो वो वाला जो इस तरह शॉप्स के अंदर ये सारी चीज़ें, जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं वो शॉप्स जाते हैं, वहाँ पे वो जाके उनकी रिपेयर होते हैं, मेंटेनेंस होती है, और वो जो रिपेयर करते हैं उसके लिए ओवरऑलिंग भी करते हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं। और जो आइटम उसके अंदर कोई चीज़ अगर स्पेयर पार्ट छोटे छोटे होते हैं, वो अगर अनसर्विसेबल होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि उनको मंगवाया जाता है। अगर बोइंग 747 है तो बोइंग कंपनी से एयर मंगवाएंगे अमेरिका से, वो आके उसको रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरीके से सर्विसेबल करके वो कंप्यूटर भेज दिया जाता है। शॉप्स के लिहाज से अलग किस्म की शॉप्स होती हैं, ठीक है।
एक होती है इंस्ट्रूमेंट शॉप जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ठीक होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल शॉप होती है वहाँ इलेक्ट्रिकल जैसे बैटरीज वगैरह आती हैं या टीआरयूज वगैरह, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर रेक्टिफायर यूनिट बोलते हैं उसको, टीआरयू, इन्वर्टर्स हो गए, बैटरीज हो गई, जनरेटर हो गए, ठीक है ना। जनरेटर्स जो हर इंजन के ऊपर एक जनरेटर लगा होता है, जितना तेज़ से इंजन घूमेगा जनरेटर से बिजली पैदा होगी और वो पूरे एयरक्राफ्ट को सप्लाई की जाएगी। इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते हैं। चैप्टर 24 बोलते हैं उसको। इस तरह अलग अलग चैप्टर बने होते हैं मैनुअल्स के अंदर, ठीक है। हर जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो उसका अलग चैप्टर है। तो ये आपने जनाब वो टी आर यूज़ वगैरह जो जनरेटर्स हैं या जो बिजली की चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिकल शॉप में ठीक होती हैं। इंस्ट्रूमेंट जितने आते हैं वो इंस्ट्रूमेंट शॉप में जाते हैं। मैं इंस्ट्रूमेंट शॉप में था, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। इंस्ट्रूमेंट ओवरऑल शॉप होती है, बैटरीज़ की अलग शॉप होती है, बैटरीज़ अलग होती है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है वो आते हैं उसके चेंज करते हैं बैटरीज़ वगैरह, फिर रिपेयर करते हैं, फिर उसकी फिल करते हैं, उसके बैटरीज़ वगैरह होते हैं ना, उसको रेडी किया जाता है, ठीक है। वो रेडीज़ हो गई हैं। हाँ जी, तो शॉप के लिहाज से ये बात हो रही थी। इंस्ट्रूमेंट शॉप हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉप हो गई, फिर इंजन शॉप हो गई है, इंजन वर्कशॉप या शॉप बोलें, वहाँ इंजन की रिपेयर होती है। कंपोनेंट्स, इंजन कंपोनेंट्स के अलग शॉप होती है। टायर्स की अलग शॉप होती है, टायर्स होते हैं बड़े बड़े टायर्स होते हैं, नोमैटिक शॉप अलग होती है। इसके अलावा पेंटिंग की अलग शॉप होती है जहाँ पे ये पेंटिंग और कलर होते हैं इनके। केबन्स की अलग शॉप होती है। और इसी तरीके से इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम की तो इन्होंने अलग, अभी इसकी भी अलग से शॉप होती है, केबन की अलग शॉप होती है। यानी अब इतनी ज़्यादा शॉप्स होती हैं उसमें। फिर इसके अलावा ये कंट्रोल सर्फिसेज होते हैं, इनके लिए बड़े बड़े जो होते हैं वो यूनिट होते हैं, उनकी रिपेयर वगैरह होती है, यानी जो कि कंट्रोल सर्फिसेज को मूव करते हैं, बड़े बड़े मोटर्स होती हैं, उनको भी इलेक्ट्रिकल शॉप में ही देखा जाता है। तो यानी यूँ समझिए कि ये जो जहाज़ होता है ना, एक बहुत बड़ी जगह होती है। इसका जहाँ पीएसयू शॉप अलग होता है, जहाँ पे ये होते हैं ना, ये ऑक्सीजन्स वगैरह की जो होती हैं, ऑक्सीजन के जो पैनल्स वगैरह होते हैं वो रिपेयर होते हैं। सिलेंडर्स वगैरह, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अलग वहाँ जाते हैं। तो यानी ये सब चीज़ें, यानी ये आपको बताने का मकसद ये है। तो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट रहता है क्योंकि मैं यूरोप और कनाडा की इमिग्रेशन कंसल्टेशन का काम करता हूँ। तो लेकिन ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों में से अगर एक भी इंजीनियर बन जाता है एवियोनिक्स में, किसी भी एयरलाइन में जाके बन जाता है, तो सौदा महंगा नहीं है, ठीक है ना। सौदा महंगा नहीं है। यानी जो अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज बख्शा, जो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो वो शेयर करूँगा। और अल्लाह का शुक्र है अगर कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होगा होगा हुआ तो बहुत खुशी होगी मुझे इंशाल्लाह। और ये एक सफ़र चलेगा इंशाल्लाह। ये एक स्ट्रगल्स का सफ़र है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी लाइफ में स्ट्रगल करेंगे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आदत ही, मैं शुरू से मेरी आदत है तकरीबन ना, मैं डेली 18-20 घंटे काम करता हूँ। बस मैंने सिर्फ जब सोना है बस वही रेस्ट टाइम है। इसके अलावा मैं रेस्ट वगैरह का, मुझे मतलब फ़ालतू बातें करने में मुझे कोई खुशी नहीं होती है। तो मेन मैं चीज़ है कि ये भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग एयरलाइन में जाते हैं, किसी तरह की भी आपकी कोई क्यूरीज़ होती हैं, कोई भी क्यूरीज़ होती हैं, आप लोग शेयर करें, आप लोग मशवरा करें, जो भी है इंशाल्लाह हाज़िर हैं। जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म बख्शा है आपको इसमें, अभी मतलब मेरा अपना टारगेट तो ये है कि मैंने बहुत से लोगों को यहाँ से इंशाल्लाह इंजीनियर बनवा देना है। कोई इंजीनियर बन जाए, कोई कैप्टन बन जाए, कोई फ़्लाइट स्टीवर्ड बन जाए। मुझे इससे जो है ना मुझे खुशी होगी कि कोई मेरी वीडियोस देख के कोई अगर आगे ज़िंदगी में उनको कुछ मोटिवेशंस मिलती हैं,
तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाकी इस बात पे ईमान है कि रोज़ी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। तो आप लोग भी मेहनत करें, चीज़ें बहुत सी होती हैं एक्सप्लोर करने की, बहुत सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। आप लोग मेहनत करें और अपने जो भी आपके मकासद हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मेरा काम है आप लोग गाइड करना, और ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों के शेयर करूँगा। ये मैं मतलब मुझे अपनी आप बीती सुनाने का शौक़ नहीं है, लेकिन मतलब मैं वो इसी बहाने से आपके क्या है कि आपको लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी। जहाँ जहाँ का सफ़र मैं बताता जा रहा हूँ ज़िंदगी का, आप लोगों को जो है ना उसमें बहुत सी आगे गाइडलाइंस मिलेंगी। आप लोगों को पता चलेगा कि ज़िंदगी होती क्या है और किस तरह आगे बढ़ना है, और कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन में आप लोग जा सकते हैं और किस तरीके से जा सकते हैं। मतलब अब चीज़ें जब मैं ओपन कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं अब दरमियान में कोई चीज़ बताऊँगा ना तो आप लोग को समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों को सारी चीज़ें अब एयरलाइन के हवाले से मैं अभी टीच करूँगा इंशाल्लाह। अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी, बहुत सी चीज़ें हैं। जब शेयर करने की बात आ ही गई है तो फिर देखते हैं, जितनी दम है जब तक जान में जान है। तो बाकी मेरा यही मानना है कि अगर आप मेहनत करते हैं ना, आप अपना जो हक है, अपना जो सिला है, जो आपका रिवार्ड है, वो आप अल्लाह ताला पे छोड़ दो। कोई दुनिया में कोई आपको रिवार्ड नहीं देगा। अल्लाह ताला के से आप उम्मीदें रखो अच्छी, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और मेरी मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें एक्सपोज़ कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सी वीडियोस डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए कि यूट्यूब पे स्पेशली, कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे से जो फ़ायदा आपको मिल सकता है मिल जाए। जो कुछ मिल सकता है फ़ायदा मिले, मुश्किल नहीं है, और मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, ऐसे नहीं कि मुझे नहीं मिलेगा। मेरी वीडियो जितनी आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, आपको भी फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा। और मज़ा तभी है ना कि जब इंसान एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए। तो जो किसी ने लाइक करना है करे, ना करे, कोई सब्सक्राइब करता है करे, ना करे, जो फल अल्लाह ने देना है वो देना होता है। तो मेरा काम है, एटलीस्ट मुझे इतना ज़रूर पता होगा कि जी मेरे जो कुछ इल्म था मैंने शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मेरी वजह से काफ़ी लोग इंजीनियर्स बने हैं, जिसका सिला सिर्फ़ अल्लाह ताला ही देता है। मुझे कोई वो किसी से कुछ नहीं लेना। जो काफ़ी लोग कामयाब भी हुए हैं, तो आगे भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा रिवार्ड है कि अगर 2 तरह के नज़रियात हैं। एक नज़रिया ये होता है कि आप कहते हो यार हर चीज़ के ऊपर सांप बन के बैठ जाओ और बाकी सब जाएँ भाड़ में। अगर आपने बताया तो ये बंदा तुमसे आगे निकल जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप हर चीज़ बताओ, और मेरा मानना ये है, आप लोगों को बताएँगे, आपका इल्म कम नहीं होगा, आपका इल्म और बढ़ेगा, आपका इल्म कम नहीं होगा। अब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, मेरा क्या इल्म कम हो गया? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शायद बढ़ेगा ही, और मुझे वो चीज़ें याद आ रही हैं। और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं कि ये मैं जो चीज़ें एक्सपोज़ कर रहा हूँ यहाँ पर या एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत से एयरलाइन के लोग देखेंगे ये वीडियोस। क्या पता किसी के, अभी मेरे अपने बहुत से टारगेट्स हैं। अभी मैं अभी अभी एमिरेट्स एयरलाइन में अगर नहीं गया, वहाँ मैं जाता तो मेरी 30,000 दिरहम सैलरी हो जाती। लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं सही बात बताऊँ, इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मैं वहाँ एयरलाइन में जाके 30,000 दिरहम कमाऊँगा तो बाहर मैं 3 लाख दिरहम कमा सकता हूँ। जब भी आपको सैलरी मिलती है ना, समझो अगर मालिक को 10 गुना फ़ायदा होता है तो आपको 10वां हिस्सा मिलता है। तो फिर हम अपना फ़ायदा किसी और को क्यों दें? हम अपना फ़ायदा खुद क्यों ना लें? ठीक है? तो ये बहुत सी मुबाहिसे हैं, बहस मुबाहिसा है।
इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ में याद रखें, वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी लिखें, और ये चीज़ें इंशाल्लाह चलेंगी आगे। और टारगेट्स मेरा यही है कि इसमें आपको बहुत से लोगों को मैंने इंशाल्लाह एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनाना है, कैप्टन्स बनाना है, फ़्लाइट क्रू, स्टीवर्ड, सब चीज़ों में भेजना है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी पैदा हो। बाकी मुझे ना कोई वो करे, कॉपी करे कि ये शुएब अगर आज इधर होता तो वहाँ होता, तो यहाँ, वो कोई मसला नहीं। मुझे अल्लाह ताला बहुत दे भी रहे और आगे और भी देगा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने दिया, मैं उसका अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह और भी बातें होंगी बहुत, और आगे और चीज़ें चलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको आया था मेरी सारी साइकोलॉजी भी समझ आ जाएगी, और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।